अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो थ्योरी है ये डिफरेंट गैसेस की आइडियल प्रॉपर्टीज एंड आइडियल बिहेवियर इनको एक्सप्लेन करती है। समझ गए बच्चों कि ये जो थ्योरी है टोटली जो डिफरेंट गैसेस होती हैं उनके आइडियल बिहेवियर, उनकी आइडियल प्रॉपर्टीज इनको एक्सप्लेन करती है। ओके, अब हम आ जाते हैं कि इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों, इस थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं उनमें फर्स्ट है कि जो गैसेस होती हैं वो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स से बनी होती हैं। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? गैस पार्टिकल्स। समझ गए ना? पहला पोस्टुलेट ये है कि जो डिफरेंट गैसेस हैं ये बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स से बनी होती हैं और इन पार्टिकल्स को बोलते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स। ओके, सेकेंड पॉइंट है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये सभी डायरेक्शन में लगातार मोशन की स्टेट में रहते हैं। मींस इनमें लगातार मोशन चलता रहता है। ये हर एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली मूविंग स्टेट में रहते हैं। समझ गए ना कि जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में ये लगातार क्या होते रहते हैं? चलते रहते हैं, मोशन स्टेट में होते। तीसरा पॉइंट है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो इन मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है, मींस अगर हम एक गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम देखें या जो पूरी गैस है उस गैस के टोटल जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक्चुअल वॉल्यूम अगर हम देखें तो वो वॉल्यूम गैस द्वारा टोटल ऑक्यूपाइड किए गए वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निग्लेजिबल होता है। समझ गए ना? मींस जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने माइन्यूट होते हैं कि अगर उन सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दिया जाए और उसका एक्चुअल वॉल्यूम देखा जाए तो वो जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो गैस मॉलिक्यूल्स द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया गया था उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निग्लेजिबल होता है। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? लार्ज डिस्टेंस होती है। मींस ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस में सेपरेटेड होते हैं। ऐसे में इन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन होता है और ना ही कोई रिपल्सन होता है। समझ गए बच्चों कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से काफी लार्ज डिस्टेंस में होते हैं, एक दूसरे से काफी लार्ज डिस्टेंस में सेपरेटेड होते हैं। ऐसे में मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो अट्रैक्शन होता है और ना ही रिपल्सन होता है। नेक्स्ट है कि जो गैस के द्वारा प्रेशर एक्सर्टेड किया जाता है, मींस जो गैस का प्रेशर है वो किसके कारण होता है? कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार कंटेनर की वॉल से टकराते रहते हैं, कोलिजन करते हैं। ऐसे में एक फोर्स एक्सर्ट किया जाता है कंटेनर की वॉल में और वही क्या होता है? गैस का प्रेशर होता है। और नेक्स्ट है कि टोटल एब्सोल्यूट एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मींस उस गैस का क्या टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैसियस मॉलिक्यूल्स की एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यही कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स मैंने यहां लिखे हैं। सारे पोस्टुलेट्स तो नहीं लिखे, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से पोस्टुलेट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं हम उनको देखते हैं। देखो पहला इसमें मैंने लिखा है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर सेपरेटेड फ्रॉम, ठीक है, ईच अदर बाय लार्ज डिस्टेंस। मैं ये कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस में सेपरेटेड होते हैं सो दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस molecules
ठीक है, is negligible as compared to total occupied volume of gas. मीन्स गैस के मॉलिक्यूल जितने में फैले हुए हैं, एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस में सेपरेटेड है, तो वो टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हुआ। और जब उन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो जो वॉल्यूम आएगा वो है एक्चुअल वॉल्यूम। तो वो ये कह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स इतनी ज्यादा सेपरेटेड, लार्ज डिस्टेंस में सेपरेटेड होते हैं कि अगर हम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एक्चुअल वॉल्यूम देखें तो वो निग्लेजिबल होता है। समझ गए ना? मींस मान लो 10 लोग हैं और एक बहुत बड़े ग्राउंड में फैले हुए हैं, तो ऐसे में हम उन 10 लोगों का अगर वॉल्यूम कहें तो पूरे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निग्लेजिबल है। ऐसे ही हम समझें कि गैस जो है पूरे लार्ज वॉल्यूम में फैली हुई है तो वो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है। उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गैस मॉलिक्यूल को जब इकट्ठा किया जाए तो वो जो एक्चुअल वॉल्यूम आएगा वो बहुत ही निग्लेजिबल होगा। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होते हैं। नेक्स्ट है कि द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आर सो लार्ज, okay, that the force of attraction and repulsion between them are negligible. कि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, समझ गए ना, ये काफी लार्ज डिस्टेंस में एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। ऐसे में इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन आएगा और ना ही रिपल्सन। समझ गए ना? तो ये गैस मॉलिक्यूल अपने बिल्कुल फ्री स्टेट में होते हैं, कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करता। जो जिस वेलोसिटी से वॉल की कंटेनर या कंटेनर की वॉल से कोलिजन करना था उसी वेलोसिटी से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड करते हैं। नेक्स्ट है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हमें प्रूफ भी करके देखना है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा मोशन स्टेट है। हमने देखा है गर्मियों के दिन में ज्यादा आंधी तूफान चलते हैं, ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं। रीजन यही है कि गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो हमारी हीट एनर्जी है उसके कारण बढ़ जाती है और इसके कारण उनकी स्पीड बढ़ जाती है। और जब स्पीड ज्यादा बढ़ेगी तो वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे। और यही रीजन है कि अगर हम कहें कि एक गर्म गैस ली जाए, हीटेड गैस, उसका प्रेशर एक ठंडी गैस, कोल्ड गैस के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। समझ गए ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, पोस्टुलेट्स। ये बिल्कुल आइडियल कंडीशंस हैं। समझ गए ना? आइडियल कंडीशंस का मतलब है कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं है। दूसरा है गैस मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम है बहुत ही छोटा है, इसलिए ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निग्लेजिबल है। ठीक है, गैस की एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी ओनली और ओनली एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गैस वॉल की कंटेनर की जो वॉल है उससे स्ट्राइक करके जो प्रेशर एक्सर्टेड करता है वो मैक्सिमम प्रेशर होता है। तो ये आइडियल कंडीशन है और इन कंडीशंस को जो गैसेस फॉलो करेंगे वही आइडियल गैसेस होंगे। अगर इनमें से कोई भी फॉलो नहीं होता तो फिर वो रियल गैसेस हैं या हम कहें नॉन आइडियल गैसेस। उनके बारे में हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो ये जो डिफरेंट पोस्टुलेट्स दिए गए हैं और फिर इनका एक मैथमेटिकल रिलेशन निकाला गया। जो गैसेस हैं उनकी एनर्जी या उनके द्वारा जो वर्क होता है, पीवी वर्क या जो एनर्जी है वर्क के कारण, उसके लिए एक इक्वेशन दिया गया जिसे बोला जाता है काइनेटिक गैस इक्वेशन, जो है PV = 1/3 mn²। यहां m है पार्टिकल का मास, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन गैस सैंपल, न्यू जो है यहां पर है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब यहां पर अगर हम पार्टिकल्स आवोगाड्रो नंबर के बराबर ले लें, 1 मोल पार्टिकल्स ले लें, तो अब जो पार्टिकल्स का जो मास है वो किसके बराबर लिखेंगे हम, मोलर मास। मींस हम यहां पर ऐसा लें, अगर हम इसको ऐसा ले लें तो हम लिखेंगे Na into m, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं Na into m। इसको हम कितना लिख सकते हैं, मोलर मास के बराबर।
और जो है कैपिटल M। मतलब एक मोल पार्टिकल्स का जो मास होगा वो मोलर मास हो जाएगा। तो इस फॉर्म में भी लिखा होता है कि Pv इक्वल टू 1/3 m न्यू स्क्वायर। एक मोल आइडियल गैसेस की जो है एनर्जी को बताता है ये Pv, ठीक है, या उसके Pv वर्क को बताता है। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, समझ गए ना। हम आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें इस काइनेटिक गैस इक्वेशन से। यहां पर हम आ जाते हैं, ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो देखो बच्चों, अभी आपने एक रिलेशन देखा Pv इक्वल टू 1/3 m न्यू स्क्वायर। ओके, और आगे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1/2 m न्यू स्क्वायर। यहां पर 1/2 m न्यू स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं इसका क्या, 2/3 ke, क्या हो गया हमारा 2/3 ke, और ke इक्वल टू हो जाएगा 3/2 Pv। ओके, हम और आगे बढ़ सकते हैं कि Pv इक्वल टू क्या होता है? nRT। अगर हमें प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी पता है तो भी काइनेटिक एनर्जी। यहां पर प्रेशर किसमें ले लें? पास्कल में, और ये मीटर क्यूब में, तो काइनेटिक एनर्जी किसमें आ जाएगी? जूल। और आगे बढ़ा दें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी n, तो यहां हो जाएगा क्या? 3/2 nRT। तो हम इससे, ये है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल, ठीक है, गैस पार्टिकल्स। अब हम यहां आ जाते हैं और बढ़े आगे, n इक्वल टू 1 मोल करते हैं तो हम यहां पर ले सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT। 3/2 R एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पर मोल में लिए जाएं, डिफरेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स पर मोल में लिए जाएं और उनका टेम्परेचर क्या रखा जाए? सेम रखा जाए, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी। मींस अगर हम 1 मोल ऑफ O2, N2, H2, Cl2, ठीक है, SO2, दुनिया की कोई भी गैस लें 1 मोल और सेम टेम्परेचर, क्या लें? सेम टेम्परेचर। ध्यान रखें, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 इक्वल्स टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2। ओके, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ Cl2 और काइनेटिक एनर्जी ऑफ SO2। ये सेम आएगी, क्या आएगी बच्चों? बिल्कुल सेम। ये क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्ट कि अगर हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 1 मोल O2 की काइनेटिक एनर्जी ये है x मान ली जाए, तो सेम टेम्परेचर में 1 मोल हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो वो भी क्या लिखी जाएगी? x। तो पर मोल अगर हम गैसेस को लें, दुनिया की कोई भी गैस लें, अगर उसका टेम्परेचर सेम है और वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, तो इस तरह से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? बिल्कुल सेम आएगी। क्यों? क्योंकि पर मोल की काइनेटिक एनर्जी ओनली टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, मींस टेम्परेचर सेम, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम। बट n मोल है तो फिर n पे डिपेंड करेगी। 1 मोल है, 2 मोल है, मींस हाइड्रोजन की 1 मोल की, ऑक्सीजन के 2 मोल की अलग अलग आएगी, भले टेम्परेचर सेम रखें, क्योंकि फिर यहां मोल की बात होगी। और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो पर मॉलिक्यूल की अगर आपको कैलकुलेट करनी है, ये तो पर मोल की हो गई या n मोल की हो गई, तो हमें क्या करना होगा कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT।
अब यहां पर r अपॉन पर अगर हम यहां पर के ई पर पार्टिकल्स के लिए लें, ठीक है, तो हमें क्या लेना होगा कि जो पूरा इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर, क्योंकि ये n मोल की है या हम 1 मोल की ले लें, बल्कि यहां पर हम क्या करें पहले ये है, तो हम इस इक्वेशन को n से डिवाइड कर दें कि ये तो है 1 मोल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, हमें एक पार्टिकल की कैलकुलेट करनी है, तो हम सीधा सा है कि n मोल कितनी है, मतलब 1 मोल की अवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है 1 मोल की ये एनर्जी है, तो हमें किसकी लेनी है, एक पार्टिकल की, तो हम ऐसा लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 r अपॉन na इनटू t। r अपॉन na इसको बोलते हैं, इसको इस तरह से हम इंडिकेट करें कि ये है हमारे पास k, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ओके, तो हम इसको पर पार्टिकल की एवरेज एनर्जी लेंगे तो हो जाएगा 3/2 kT। ये आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी होगी 3/4 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स अपॉन में Na 6.023 10 टू द पावर 23, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो अब हमारे पास जो इसका रिजल्ट आता है और ये आ जाएगा 8.314 डिवाइडेड बाय 6.023, तो ये आएगा 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल केल्विन इनवर्स मॉलिक्यूल इनवर्स या पर पार्टिकल। तो कई बार बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेता है, तो ध्यान रखना है बोल्ट्जमान कांस्टेंट किसके बराबर है, ठीक है, 1 मोल गैस का गैस कांस्टेंट अपॉन अवोगाद्रो नंबर। तो इस रिलेशन से हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट गैसेस के लिए, ओके, तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, इस तरह के 3 क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं जो कि गैस की काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 32 ग्राम मीथेन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो यहां पर हम जब आंसर नंबर फर्स्ट लेंगे तो पहले हम लेंगे मोल्स ऑफ मीथेन, ओके। तो देखो मोल्स ऑफ मीथेन कितना हो गया 32/16 मींस 2 मोल। फिर हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का मोल के बेस पर, तो nRT, ओके, 3/2 into 2, R की वैल्यू मैं ऐसे ले ले रहा हूं 25/3, 8.3 का जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स के फॉर्म में, वही है 8.314 के आसपास की वैल्यू। तो यहां सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, यहां पर हमने ऐसा ले लिया। टेम्परेचर कितना है हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 300 केल्विन, हमने लिखा यहां पर 300। तो यहां देखो ये कैंसिल हो गया और इससे ये 100 हो जाएगा, तो 3 into 25 into कितना हो गया बच्चों 100, तो 75 लगभग ये आ गया जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है, सॉरी सीधा सीधा है इतना है, ओके, क्योंकि जूल और केल्विन इनवर्स से केल्विन हट जाएगा, मोल से मोल हट जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये हमारी काइनेटिक एनर्जी जूल में लगभग अप्रोक्सीमेट, और बिल्कुल करेक्ट वैल्यू रखो तो और ज्यादा करेक्ट आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहां तक समझ गए आप अच्छी तरह से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इतना एट 0 डिग्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kT, वेयर k इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2ke अपॉन 3t, ये हुआ ना, ओके। k की वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो सॉरी 3 क्यों 2 आएगा, 2ke अपॉन 3t। तो k इज इक्वल टू 2 into हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 5.621
10 to the power -21 अपॉन 3 into 273। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.0138 10 to the power -21 या 1.38 10 to the power -23 जूल केल्विन इनवर्स पर मॉलिक्यूल इनवर्स। ये आ जाएगा हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है ये। ओके, यहां तक बात समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दोनों अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो देखो हम यहां पर Ke = 3/2 kT। अगर हमें बोल्ट्जमान कांस्टेंट नहीं पता तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू T। तो 3/2 इनटू, अभी मैंने बोल्ट्जमान कांस्टेंट वैल्यू यहां 314/6.023 10 to the power 23 इनटू, ठीक है, कितना टाइम में काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट, ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां का है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी आपको टेम्परेचर दे रखा है, सपोज आपने लिखा 2 तो 273। ओके, यहां पर हमने टेम्परेचर नहीं लिखा, क्या देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वही है, ठीक है। तो लिख तो दिया मैंने, ये लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे सॉल्व कर लो, क्या आती है वैल्यू, हो जाएगी। 8 ग्राम की पूछी है तो आपको क्या करना है, 3/2 n की जगह कितना हो जाएगा 8/32 क्योंकि हमारा ऑक्सीजन है, इनटू 8.314 इनटू 273। तो ये जो आ जाएगी ये होगी 8 ग्राम की, जबकि ये क्या होगी पर मॉलिक्यूल के। सेम टेम्परेचर 273 पे चाहे ऑक्सीजन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, हाइड्रोजन ले लें, अगर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम टेम्परेचर दे दे तो सबके लिए सेम आ जाएगा। यहां तक बात समझ ले आपसे। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर स्पीड्स के बारे में। तो आप देखोगे कि अगर एक गैस सैंपल लिया जाए तो उस गैस सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबकी स्पीड एक सी नहीं होती। जैसे हम एक भीड़ में देखें, एक मेले में देखें, तो भीड़ में या मेले में आप देखोगे कि एक तो बहुत धीरे धीरे चलने वाले मिलेंगे आपको, जो बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहे होंगे, लंगड़े हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं बहुत ज्यादा। एक ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहे होते हैं, जल्दी मची होती है। तो बहुत कम स्पीड वाले, बहुत ज्यादा स्पीड वाले, ये जो पर्सन्स हैं ये आपको कम दिखेंगे। लेकिन एक ज्यादातर लोग आपको देखोगे एक सी स्पीड के दिखेंगे, आराम से चल रहे होंगे। ऐसे ही एक गैस सैंपल में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्पीड वाले, बहुत कम स्पीड वाले, कम पार्टिकल्स होते हैं। एक एवरेज स्पीड वाले, या हम ये कहें कि लगभग एक सी स्पीड वाले मैक्सिमम पार्टिकल्स दिखते हैं। तो किसी गैस सैंपल में कुल कितने पार्टिकल्स हैं, उनकी क्या स्पीड्स हैं, तो इसी को बोला गया है मॉलिक्यूलर स्पीड्स। एक सैंपल में अगर हम देखें तो कुल मॉलिक्यूलर स्पीड्स हमें 3 टाइप्स की मिलती हैं। एक होता है एवरेज स्पीड्स, हालांकि इन सारी स्पीड्स की डेफिनेशन, थ्योरेटिकल वैल्यू सब लिखा है मैंने, यहां पर केवल फॉर्मूले बताए हैं मैंने। एवरेज स्पीड्स मींस होता है जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी का एवरेज निकाला जाए। तो ये फॉर्मूला एक तो डायरेक्ट है, n1 * nu1 प्लस n2 * nu2। इसी तरह से और आगे बढ़े, ठीक है, n3 nu3 प्लस प्लस प्लस, मतलब जहां n1 कोई पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड है nu1, n2 दूसरे पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड है nu2, n3 तीसरे पार्टिकल हैं जिनकी वेलोसिटी है nu3। इसी तरह से ये हो गए इनकी डिफरेंट स्पीड्स और ये हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐड कर दें, एवरेज हो जाएगी। जैसे 10 पर्सन्स हैं 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे हैं, 20 पर्सन है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो एवरेज क्या आएगी, तो हम इस तरह से निकाल लेंगे रिलेशंस। और काइनेटिक गैस इक्वेशन के बेस पर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका √8RT/n। यहां और बढ़ा दें, Pv = nRT या nRT या RT = Pv 1 मोल के लिए, तो इस तरह से 8Pv/n। यहां m क्या है बच्चों, मोलर मास।
अगर हम यहाँ nRT लिखेंगे तो यहाँ nm आएगा, तो वो तो अर्थ वही होगी। तो इस तरह से कितना भी मास चेंज कर, कितने मोल्स ले लें, ये एवरेज एनर्जी, ये एवरेज स्पीड एक सी आएगी। समझ गए ना? तो यहाँ पर m क्या है, मोलर मास, क्योंकि यहाँ पर अगर हम n का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें n पार्टिकल्स का या n मोल्स का क्या लेना होगा, मास। तो n कैंसिल हो जाएंगे, तो चाहे 1 मोल का दे दिया जाए चाहे 1000 मोल का, आएगा फॉर्मूला यही से। और आगे बढ़ा दें Pv, ठीक है, Pv इक्वल टू RT, तो Pv अपॉन पाई है, m अपॉन v, यहां जो हम लिखेंगे कि m अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन, तो यहां पर d है डेंसिटी। अगर मास ऐसा ही सिस्टम में लेंगे तो डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ली जाएगी, मैंने यहां पे नहीं रखा है। ओके, तो ये रिलेशन है एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करने का, टेम्परेचर के बेस पर, प्रेशर के बेस पर, डेंसिटी के बेस पर। दूसरा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जो एवरेज स्पीड है इसकी में देखो स्क्वायर लगा दो और फिर उसका रूट ले लें तो आरएमएस आता है, या फिर डायरेक्ट है 3RT अपॉन m। और बढ़ा दें Pv वैल्यू और d की वैल्यू रख के, तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और तीसरा जो होता है ये है UMP, मींस हो गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ध्यान रखें कि ये जो होती है मतलब होता है कि द वेलोसिटी एक्सप्रेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड को शो कर रहे हैं वही क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जैसे भीड़ है तो भीड़ में 90% लोग एक सी स्पीड के दिखेंगे, और मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की है, तो वो एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। तो इसका फॉर्मूला है √2RT अपॉन m। और आगे बढ़ा दें तो इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर R क्या है, गैस कांस्टेंट। अगर हम ऐसा ही सिस्टम में लेंगे तो ये होगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर हमें केल्विन में लेना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। P अगर हम यूज कर रहे हैं तो पास्कल में लेना है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में यूज होगी, तो स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में। और अगर आप इस तरह से लेंगे R 8.314 × 10⁻⁷ अर्ग, तो केल्विन में ही रहेगा। तो प्रेशर जो होगा, ठीक है, हमें प्रेशर किस में, देखो यहाँ पास्कल में है तो यहाँ पर डाइन में लेना होगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम किस में लेना होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तब डेंसिटी जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेनी होती है, तब स्पीड जो आती है, समझ गए ना, यहाँ पर वॉल्यूम था तो डेंसिटी जो स्पीड आती है वो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये CGS में होता है। और अगर ये SI सिस्टम की रखोगे तो स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड। N1 N2 N3 ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हैविंग डिफरेंट स्पीड्स हो गई, ये उनकी वेलोसिटीज हो गई। तो इस तरह से ये 3 रिलेशन है, 3 फॉर्मूले हैं जो कि हमें स्पीड कैलकुलेट। तो देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, पहले तो मैं इनके तीनों का रिलेशन बता दूं, तीनों का रेशियो बता दूं, और उस रेशियो से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। और भी चीज देखो, कई बार टेम्परेचर के बेस पर भी पूछ लेता है कि डिफरेंट गैसेस के। तो देखो अगर रेशियो पूछा गया, पहले तो ये देखें कि रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसे ν1 अपॉन ν2 इक्वल टू रूट। अब देखो 3RT या जो भी कांस्टेंट वैल्यू हटा दें तो आप देखोगे यहां पर आपको T1 अपॉन क्या दिखेगा, T2। ओके, इस तरह से। अगर आप प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में P1 अपॉन P2 दिखेगा। अगर आपको डेंसिटी की बात की गई हो तो D2 अपॉन क्या होगी, D1। ये है फॉर सेम गैस, फॉर सेम गैस की बात की गई है। तो ये मोलर मास हट जाएगा। अगर डिफरेंट गैसेस है, समझिए बच्चों, डिफरेंट गैसेस है तो ν1 अपॉन ν2 इक्वल टू, ये सपोज ये X है गैस और ये Y गैस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, T1X, ये Y, और यहाँ My अपॉन Mx। इस बेस पर भी हम मोलर मास का रेशियो लेके डिफरेंट गैसेस के लिए टेम्परेचर और उनके मास के बेस पर हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है हमारे पास रेशियो निकालने का वेलोसिटीज की। तो डिफरेंट गैसेस हैं तो ये रिलेशन ले लें, उसमें आपको मोलर मास, टेम्परेचर,
अगर प्रेशर के बेस पर है तो क्या आ जाएगा x/y रूट, तो यहां क्या आ जाएगा px/py इंटू my/mx, इस तरह से। तो प्रेशर के बेस पर भी वेलोसिटीज का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं इन तीनों वेलोसिटीज का रेशियो क्या होता है। तो मिलते ना, हम यहां देखना है हमें रेशियो ऑफ डिफरेंट स्पीड्स या वेलोसिटीज। ओके, तो देखो यहां पर मैं ऐसे लिख दूं UMP रेशियो U एवरेज U RMS। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां पर आ जाएगा 2RT/m रेशियो 8/pi RT/m रेशियो 3RT/m। और आगे बढ़ा है तो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास रेशियो, यहां 2, यहां 8/pi, यहां √3। ओके, तो यहां पर अगर आप 8 और आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, ये देखो कितना आता है 8/3.14, तो ये आ जाएगा 2.547 √3। और अगर हम तो एक देखो, एक तो ये रिलेशन पूछ लिया जाता है कि तीनों वेलोसिटीज का रेशियो क्या है, अगर इस तरह से लिखा हो तो तीनों का न्यूमेरिकल फॉर्म है, और अगर हम इसको इस रूट के फॉर्म में और हटा दें तो 1.414, ठीक है, ये आता है 1.59 और यहां पर आता है 1.732। और सिंपल रेशियो में ले लें हम तो ये आएगा 1 रेशियो, ठीक है, और यहां पर अगर हम डिवाइड कर दें 1.59 डिवाइडेड बाय 1.414 तो 1.11, ठीक है, 1.12 और ये आ रहा है 4 रेशियो। ऐसे ही हम इसको देखें 1.732 डिवाइडेड बाय 1.414 तो ये आ रहा है 1.224, यहां जाएगा 1.224। ये रेशियो है तीनों वेलोसिटीज का, MP एवरेज U RMS। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है तो आप देख रहे हैं कि UMP से ज्यादा है U एवरेज और इससे ज्यादा है U RMS। अगर ये 1 किलोमीटर है तो उस समय ये 1.1, ठीक है, ये कितनी होगी 1.24, सॉरी 1.124, 2 मिनट गलत लिख रखा है क्या मैंने, 1 रेशियो 1.124 रेशियो, ठीक है, 1.224। तो सबसे कम मीन, फिर एवरेज और फिर RMS। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा एवरेज आती है और सबसे ज्यादा है U RMS। और आगे अगर आप देखें कि यहां पर U एवरेज/UMP इसका रेशियो ले तो U एवरेज/UMP अगर हम ये देखें कि 1.124/1.224, ठीक है, तो ये लगभग आएगा 0.92। देखो आप कितना आ रहा है कि 1.124 डिवाइडेड बाय 1.224, ठीक है, तो 0.92 मींस U एवरेज इज इक्वल टू 0.92 इनटू RMS। RMS का ले रहा हूं मैं, U एवरेज अपॉन U RMS, तो U एवरेज इज इक्वल टू 0.92 U RMS। और यहां पर अगर हम UMP अपॉन U RMS ले लें तो क्या आ जाएगा, देखो 1/1.224 तो ये आता है 0.82 के आसपास, मींस UMP इज इक्वल टू 0.82 U RMS। और आपसे पूछ लिया जाए UMP अपॉन U एवरेज का रेशियो क्या है तो 1/1.124, तो देखो कितना आ जाएगा कि 1/1.124 0.88, ये मींस UMP इज इक्वल टू 0.88 U एवरेज। तो इस तरह के रिलेशंस से काफी क्वेश्चंस कि आपको तीनों स्पीड्स कैलकुलेट करनी है, आपने U RMS कैलकुलेट कर ली, बाकी आप इन रिलेशंस से कैलकुलेट कर लो। तो इस तरह से ग्राफ आता, ये इनका रेशियो पूछ लिया जाता है कौन सबसे ज्यादा है। आपने देखा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि आपको 3 गैसेस दे रखी
और उनमें टेम्परेचर सेम है तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? तो आपने देखा कि ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द m और u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/d। समझ गए ना? तो इस तरह से जैसे H2 फिर O2 फिर Cl2, इस तरह से हम कह सकते हैं। टेम्परेचर में देखें तो अगर हम कहें कि 0 डिग्री, फिर अगर यहाँ पर है 100 डिग्री और ज्यादा, इसी तरह से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे स्पीड बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे स्पीड बढ़ जाती है, मास ज्यादा है तो स्पीड कम हो जाती है। भारी चीज धीरे धीरे चलेगी, मोटे लोग धीरे धीरे चलते हैं, पतले दुबले ठीक है वो जो है फास्ट चलते हैं। ऐसे ही एनर्जी का होता है, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा दौड़ लगाता है। प्रेशर की बात होगी, ज्यादा प्रेशर है तो आप ज्यादा दौड़ लगाओगे, ज्यादा काम करोगे। डेंसिटी का उल्टा होता है, डेंसिटी ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है तो आप चाह के भी ज्यादा स्पीड नहीं बना सकते। तो इसमें एक क्वेश्चन तो यही हो जाता है, आपको टेम्परेचर, मोलर मास, डेंसिटी के बेस पर पूछता है कि बताएं किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसकी स्पीड कम होगी। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो बच्चों, एक ग्राफ और बताता हूं पहले मैं। इस तरह से यहां पर फ्रैक्शन दिया जाए, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, समझ गए ना, जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्रैक्शन की टोटल में किसका कितना परसेंटेज है या फ्रैक्शन है, और यहां पर मॉलिक्यूलर स्पीड्स दी है। तो आप देखोगे ऐसा ग्राफ मिलता है। ओके, यहां पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट स्पीड वाले जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, मिनिमम, बहुत कम। हाईएस्ट स्पीड वाले आप देखोगे ये भी मिनिमम होते हैं, या हम कहें लो वैल्यू में होते हैं, इसकी भी लो वैल्यू है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम देख रहे हैं फ्रैक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, पार्टिकल्स का स्पीड बढ़ती जाती है, और एक मैक्सिमम कंडीशन में आप देखोगे एक स्पीड ये देख रहे हैं आप कि मैक्सिमम फ्रैक्शन जो है पार्टिकल्स का, मैक्सिमम फ्रैक्शन एक ही स्पीड को शो कर रहा है, तो ये है कौन सी स्पीड, UMP। मैंने पहले भी डिफाइन किया था कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पजेस, ठीक है, स्पीड, तो वो कहलाती है कौन सा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जो सबसे ज्यादा स्पीड के पार्टिकल्स होते हैं लेकिन उनका फ्रैक्शन कम है, जैसे दौड़ने वाले लोग आपको कम मिलेंगे, तो उस दौड़ने वाले लोगों की जो स्पीड है वो है RMS, और इन दोनों के बीच में आती है कौन सी स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। क्या आती है, एवरेज वेलोसिटी। यहां पर U एवरेज, बहुत ज्यादा दौड़, बहुत कम दौड़, बीच वाले, इन सब का एवरेज इस तरह से आता है कि बहुत ही लोअर वेलोसिटी, लोवेस्ट, और बहुत हाई स्पीड वाले पार्टिकल्स आप देख रहे हैं बहुत कम है, हाईएस्ट, लोवेस्ट, ठीक है, और मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एक स्पीड को शो कर रहा है, वो क्या है आपकी, कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी है RMS, बट फ्रैक्शन सबसे कम है, और एवरेज, अगर हम ये कहें कि फ्रैक्शन x1 है इसका, ये है x2, ये है x3, तो हम यहां x1, x2, x3, तो यहां पर जब x1 आप ले रहे हैं तो UMP, ओके, U एवरेज, और सॉरी यहां पर आप स्पीड देखें तो UMP इससे ज्यादा है U एवरेज, और इससे ज्यादा है URMS। इस तरह से आपने देखा कि ये इसका एक ग्राफ होता है, तो यहां तक पहले आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। समझ गए ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो जो मैक्सवेल और बोल्ट्जमान थे, इन्होंने मॉलिक्यूलर स्पीड्स की डिटेल स्टडी की है और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। इसके अलावा एक इक्वेशन भी दी है जिसे बोला जाता है मैक्सवेल, ठीक है, बोल्ट्जमान इक्वेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। यहां हम केवल थ्योरेटिकल बात करेंगे। तो देखो इन्होंने क्या कहा है, अगर हम एक ग्राफ, इन्होंने एक ग्राफ लिया
कि ये है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, मींस टोटल पार्टिकल्स में से कितने पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी अलग अलग स्पीड्स है, इनका फ्रैक्शन दिया जाए यहाँ पे कि 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से, और यहाँ पर हम स्पीड लें। तो अभी आपने देखा था कि ये ग्राफ आता है ऐसा कि यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर या यहाँ पर कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद वेरी लो एंड वेरी हाई स्पीड इज वेरी स्मॉल। आप देख रहे हैं बहुत ही लो स्पीड वाले, बहुत हाई स्पीड वाले जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल नंबर में होंगे। जैसे भीड़ में धीरे धीरे चलने वाले या बहुत दौड़ लगाने वाले 2-4 आदमी ही दिखते हैं। ओके, फिर ग्राफ में अगर हम आगे देखते हैं कि जैसे जैसे फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ती जा रही है और एक टॉप पॉइंट तक पहुंच जाती है। लिखा है ना, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग हायर टू हायर स्पीड गोज इंक्रीजिंग till it reaches the peak and then it start to decrease। कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है और एक पीक पॉइंट पर पहुंच गया, उसके बाद स्पीड तो बढ़ रही है बट फ्रैक्शन डिक्रीज होता है। मींस अगर आप भीड़ में देखें तो जैसे जैसे आप देखोगे कि फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, लोगों का थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ती जा रही है और आप देखोगे कि मैक्सिमम पर्संस जो होंगे वो एक स्पीड को फिर शो करने लगते हैं और भीड़ में वो भीड़ जो मेला है या भीड़ है उस एवरेज स्पीड के लोग आपको ज्यादा दिखने लगते हैं। ऐसे ही यहाँ ये कह रहा है कि स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है तो फ्रैक्शन बढ़ता है और एक पीक पॉइंट पर पहुंचता है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। तो इस पीक पॉइंट पर जब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हो या पोजेसिंग सेम वेलोसिटी तो वो कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसके बाद स्पीड तो बढ़ेगी लेकिन फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है और मैक्सिमम स्पीड वाले पार्टिकल्स जो मिलते हैं जिनका फ्रैक्शन तो कम है और वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इनके बीच में एवरेज ले लिया जाए, दोनों के बीच में क्या आएगा, एवरेज। बहुत ठीक है, ये एक स्पीड है एक स्पीड ये है, अगर एवरेज निकालेंगे तो यहाँ बीच में करीब आ जाएगा। यहां तक बात समझ गए? तो यही लिखा है कि द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल possess a speed corresponding to peak the curve which is called UM। समझ गए ना कि इस ग्राफ की या कर्व के पीक पॉइंट पर मैक्सिमम फ्रैक्शन जिस स्पीड को शो कर रहा है वो क्या कहलाती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। फोर्थ क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल possessing particular speed remains constant at constant temperature। यही एक्चुअल में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। इसने ये कहा है कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो सिस्टम या सैंपल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो पर्टिकुलर स्पीड्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। मींस अगर 10 पार्टिकल्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी शो कर रहे हैं, 10 पार्टिकल एवरेज में है, 10 पार्टिकल मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में है, तो वो 10 पार्टिकल्स बने रहेंगे जब तक कि उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और एक ऐसा ग्राफ आएगा। अब हम यहां आ जाते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा स्पीड में। तो देखो बच्चों, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ग्राफ ये है, ठीक है, UMP दिख रहा है, ये यहां पर U एवरेज है, यहां U RMS है, ये इनके फ्रैक्शन है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी शो कर रहे थे उनकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी और जैसे ही उनकी स्पीड बढ़ेगी तो वो किस तरफ बढ़ने लगेगी और तो जब उनकी स्पीड बढ़ेगी तो ऐसे में एवरेज स्पीड भी बढ़ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, तो तीनों वेलोसिटीज बढ़ेंगी टेम्परेचर इंक्रीज करने। अब आते हैं कि फ्रैक्शन में क्या चेंज आएगा। तो देखो आप ये समझ लो, इनिशियली ये 80 थे, ठीक है, ये 10 थे और ये 10 पार्टिकल्स थे। ओके, हमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स जो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, अपना जो है वेलोसिटी बढ़ाएंगे, सबकी तो एक साथ नहीं बढ़ जाएगी। सपोज उनमें से जो है 80 में से 10 पार्टिकल की बढ़ गई और वो किसके बराबर हो गई, एवरेज के बराबर, और 10 पार्टिकल की बढ़ के किसके बराबर हो गई, इसके बराबर। तो ये तो हो गए 20, ये हो गए 20, तो ये अब कितने रह गए फ्रैक्शन, ये कितना हो गया 60। तो देखो फ्रैक्शन तो डिक्रीज हो रहा है और स्पीड इंक्रीज हो रही है। मींस हम ये कहें कि फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है और स्पीड इंक्रीज होगी
तो लगातार अगर आप ऐसा करते जाओगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ग्राफ यूं दिखने लगेगा। मींस अब जो पार्टिकल्स हैं उनका अलग अलग फ्रैक्शन, अलग अलग वेलोसिटी शो ना करके सभी पार्टिकल्स एक सी स्पीड में आ जाएंगे। तो देखो ग्राफ ऐसा दिखेगा कि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सपोज ये T1 टेम्परेचर पर ग्राफ, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्रैक्शन तो घटा, बट एवरेज स्पीड या स्पीड्स बढ़ी, तो स्पीड बढ़ेगी और फ्रैक्शन घटेगा तो ग्राफ ऐसा होने लगेगा, मतलब ये और चौड़ा होने लगेगा। ऐसे आप देख रहे हैं कि इनका जो इस एरिया जो था नीचे, जो इस कवर्ड एरिया है इस ग्राफ के अंदर का, वो धीरे धीरे चौड़ा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये फैल रहा है और ये सिकुड़ रहा है कि इनकी फ्रैक्शन जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में थे उनमें से वो एवरेज में आने लगे, रूट मीन स्क्वायर में आने लगे, तो ये पार्टिकल्स कम और इन पार्टिकल्स के नंबर ज्यादा होने लगेंगे, मतलब इनके फ्रैक्शन बढ़ने लगेंगे। तो ग्राफ सीधा सा है कि ये स्पीड बढ़ रही है, इनके फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं और ऊपर से डिक्रीज, तो धीरे धीरे इस तरह का ग्राफ बनने लगेगा। T1 से T2, T2 से 3T और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब सारा एक सा फ्रैक्शन हो जाएगा, सब पार्टिकल की वेलोसिटी अब डिफरेंट ना रह के एक सी हो जाएगी, सारे पार्टिकल एक सी वेलोसिटी शो करने लगेंगे या एक ही स्पीड जो दिखेगी मैक्सिमम, और वो सारे एक सी पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो इस तरह का ग्राफ दिखता है कि स्पीड, टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्रैक्शन डिक्रीज होता है, स्पीड बढ़ती है, फ्रैक्शन मैक्सिमम फ्रैक्शन जो था वो डिक्रीज हो रहा है और कहां की तरफ आ रहा है, एवरेज की तरफ, आरएमएस की तरफ। तो आरएमएस और एवरेज वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स तो बढ़ रहे हैं और ये वाले डिक्रीज हो रहे हैं। ऐसे में ग्राफ का जो टॉप पॉइंट है वो फ्लैट होने लगेगा और इस तरह से ग्राफ आता है। तो ये ऑब्जेक्ट आता है, तो ध्यान रखें T1 से ज्यादा T2, T3, T4 इस तरह से। अगर हम इनके एरियाज की बात करें, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5, तो A1 से बड़ा A2, इस तरह से कवर्ड एरिया जो है बढ़ते जाएंगे। स्पीड्स की बात करें तो सभी स्पीड्स बढ़ती जाएंगी, चाहे वो तीनों में से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि सब पार्टिकल्स एक सी स्पीड के हो जाएंगे। ओके, जैसे कि एकदम मेले में भीड़ में हल्ला हो जाए कि बम विस्फोट होने वाला है, तो फिर चाहे वो बहुत ही कम स्पीड वाले हो, बहुत ज्यादा वाले हो, एवरेज वाले, सब एक सी दौड़ लगा देंगे और सबकी स्पीड एक सी हो जाएगी। अब अलग अलग फ्रैक्शन नहीं रह जाएगा, अलग अलग वेलोसिटीज का। तो इस तरह का ग्राफ मिलता है। जस्ट ऐसा ही ग्राफ आपको कहां मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास चेंज होने से। अगर पार्टिकल हल्के हैं, देखो एक और इफेक्ट आता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के बेस पर। तो आप ग्राफ देखिए कि सपोज ये है हमारे पास, किसके लिए ग्राफ है, O2 के लिए। आप जैसे ही मान लो N2 के लिए लें तो उसी टेम्परेचर पर N2 का ये कुछ ग्राफ दिखेगा कि भारी पार्टिकल्स थे तो उनकी स्पीड में काफी डिफरेंस दिख रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हल्के पार्टिकल्स हो गए, बहुत मोटे मोटे लोग होंगे, तो कुछ धीरे धीरे चल रहे होंगे, कुछ स्पीड से चल रहे होंगे, मैक्सिमम एक। आपने अब ये मान लिया कि हल्के पतले दुबले लोग दिखे, तो पतले दुबले लोग लगभग सब एक सी स्पीड वाले मिलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। तो आप देखोगे कि जैसे ही वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो है क्या होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट चेंज होता है, स्पीड में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। समझ गए ना कि ये है सपोज O2 तो, और ये है N2, तो ये हैवी पार्टिकल्स, तो इनकी स्पीड कम लेकिन फ्रैक्शन ज्यादा। इनकी स्पीड ज्यादा, तो ध्यान रखें कि अगर स्पीड बढ़ती है तो फ्रैक्शन डिक्रीज होता है। तो ऐसे में आप देखोगे तीनों स्पीड तो बढ़ेगी और मैक्सिमम फ्रैक्शन जो टॉप पॉइंट है वो डिक्रीज होगा। तो उनमें भी इसी तरह का ग्राफ मिलेगा। मींस मॉलिक्यूलर मास M1, M2, M3 अगर इस तरह से है, अलग अलग है M1, तो स्पीड्स जो मिलेंगी, सपोज वो EU है, U2 है, इस तरह से कि स्पीड्स जो है सभी बढ़ेंगी और धीरे धीरे ये भी क्या होने शुरू हो जाएगा, फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि यहाँ पर एक आपको दे दिया M1 और ये क्या दे दिया M2। अब वो पूछ रहा है कि M1 और M2 में क्या रिलेशन है। ओके, या इनकी स्पीड्स में क्या रिलेशन है। तो ध्यान रखें, हल्की छोटे छोटे पार्टिकल ज्यादा दौड़ लगाते हैं और जब स्पीड बढ़ती है तो फ्रैक्शन कम हो जाता है, अलग अलग डिस्टिंग्विशिंग नहीं रह जाती, सब एक सी स्पीड में आने लगते हैं। और भारी हो तो फिर उनमें डिस्टिंग्विशिंग ज्यादा दिखेगी, अलग अलग स्पीड्स के बाद। ओके, तो यहाँ तक
अब देखो बच्चों, अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड अ गैस कंटेन्स 10 molecules traveling with speed of 4 meter per second, 20 molecules with 5 meter per second and 40 molecules speed with, ठीक है, ये कितना है, 40 है, ठीक है, 20 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स हो गए, 20 हो गए और ये हो गए हमारे पास 40, ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूल स्पीड विद 8 मीटर। तो हमें तीनों वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है। यहाँ कोई टेम्परेचर भी दे रखा है बट मॉलिक्यूल्स भी दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बेस पर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें। एवरेज वेलोसिटी से बाकी वेलोसिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आ जाए, आपको क्या लेना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का, वो क्या होता है, u एवरेज इक्वल टू u1 इंटू n1 प्लस un2 इंटू u2 प्लस n3 इंटू u3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। अब यहां पर देखो n1 पहले पार्टिकल्स है 10, तो हम u1 की जो वेलोसिटी है वो है 4, n2 है 20, तो यहां पर उसकी स्पीड कितनी है 5 और n3 है 40, तो जो स्पीड है, ठीक है, वो है 8। बस हम इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे 10 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 40 इंटू 8 अपॉन में देखें टोटल कितने हो गए, 10 प्लस 20 प्लस 40। समझ गए बच्चों? इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लो। तो ऐसा सॉल्व करने से ये आ रही है 6.56 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ गई हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी आ गई। समझ गए आप? अब जब आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, तो अब आपको कैलकुलेट करना है, तो आपने अभी देखा था कि u एवरेज इक्वल टू u RMS इंटू 0.9। ये हमारा अभी रिलेशन निकला था जिसमें हमने स्पीड का रेशियो बताया था इस तरह से, ठीक है, कि u एवरेज इक्वल टू 0.92 u RMS। ये वैल्यू आपको पता है, तो 6.56 इक्वल टू u RMS इंटू 0.92, तो u RMS इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 6.56 अपॉन 0.92। ओके, इस तरह से। और इसी तरह से आपने एक और रिलेशन देखा था कि UMP इक्वल टू URMS इंटू 0.82। तो अब आपको URMS यहां से निकलाएगी, ये वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, तो 5 ठीक है, तो 6, ये हमारे पास 6.56 डिवाइडेड बाय 0.92, ठीक है, 7.13 कितनी आ गई है, 7.13 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ 7.13 इंटू 0.82 कर दो, आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा आप देखोगे URMS दिखेगी, फिर उससे ज्यादा उससे कम एवरेज और सबसे कम UMP। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट कर ली तीनों वेलोसिटीज। समझ गए ना? ये तो था जब डिफरेंट पार्टिकल्स की स्पीड्स दे रखी है। कई बार ऐसा होगा जहां स्पीड ने देकर केवल टेम्परेचर दे रखा है, जैसे ये लिखा कैलकुलेट द URMS ऑफ CH4 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहां पर URMS डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लेंगे √3 RT अपॉन n। अब देखो बच्चों, मैं दो कंडीशन बता दूं आपको। R की वैल्यू अगर 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग, ठीक है, ये वाली लेंगे आप केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो T तो वही हो जाएगा 300 केल्विन। तो M आप लेंगे किसके लिए, CH4 16। या फिर ऐसा ले सकते हैं R 8.314, तो यहां पर जो आपको URMS आएगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी, और आपने ये वाली स्पीड ले ली, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल, तो आपको T तो वही यूज करना होगा, बट M जो होगा वो 16 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में लेना होगा पर मोल। तो यहां पर जो URMS आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड। तो आप कोई भी एक वैल्यू ले लें, चाहे मीटर में, तो क्वेश्चन में देखते हैं, तो 3 इंटू 8.314 इंटू 10⁻7 इंटू 300 अपॉन में कितना हो जाएगा, मीथेन है 16,
इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मीथेन की वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी, तो 32, ठीक है। तो इस तरह से ये आ रही है 6.83, यही वैल्यू आ रही है ना, ये वाली है तो हाँ, तो 6.83 इंटू 10⁴, ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसे आप सॉल्व करके देख लेना, ये आंसर है। यहां तक बात समझ गए। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया गया है और क्या कैलकुलेट करना है इस तरह से। तो ये एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ SO2 बी, ठीक है, सेम एज दैट ऑफ CH4 एट 27। तो देखो आप ऐसा नहीं, यहां SO2 अपॉन यहां पर किसका हो जाएगा, CH4, ओके। एक रिलेशन मैंने बताया था आपको, यहां टेम्परेचर SO2 का तो यहां टेम्परेचर CH4 का, इनटू यहां पर M CH4 का तो यहां पर M किसका हो जाएगा बच्चों, SO2, क्योंकि टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा था मॉलिक्यूलर मास। अब यहां पर ये कह रहा है कि USO2 UCH4, मींस यहां पर USO2 अपॉन UCH4 जो है ये तो आपको 1 यूज करना है। तो और यहां देखो आप MCH4 कितना होता है 16, MSO2 कितना होगा 64, TSO2 हमें कैलकुलेट करना है, T ये तो कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है, TSO2, TCH4 आपको दे रखा है 27 मींस 300। तो बस यहां 1 इक्वल टू यहां पर आ जाएगा TSO2 अपॉन 300 इनटू किसका मास रख देंगे आप यहां पर 16 और यहां पर किसका मास आ जाएगा 64। और अगर हम इसको रूट भी हटा दें तो 1 इक्वल टू TSO2 अपॉन 300 इनटू 16/64। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा इसका, ठीक है, वही इसमें। तो इस तरह से यहां पर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 92, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 300 इंटू 64 अपॉन 16। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1200 केल्विन, चाहे आप इसे सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं। यहां तक अच्छी तरह समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। पहले आप इनका रेशियो निकालिए, फॉर्मूला बनाओ, दोनों की स्पीड क्या दे रखी है उसको कंपेयर करो, फिर इनके मोलर मास को ले लो और सॉल्व करके देख लो, आ जाएगा आंसर इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SO2 RMS स्पीड इज हाफ ऑफ द हीलियम, RMS स्पीड एट 300, द टेम्परेचर फॉर SO2। तो देखो यहां पर है RSO2 स्पीड इज हाफ ऑफ R, तो हम RHE, ठीक है, ये R1 मान लें, तो RSO2 ये कह रहा है R1 अपॉन 2, ठीक है। SO2 SN जो है स्पीड है इज द हाफ ऑफ हीलियम RMS। बस अब हम यहां लिखें RHE अपॉन RSO2 इक्वल टू, यहां पर आ जाओ तो यहां क्या आ जाएगा THE अपॉन TSO2 इनटू MSO2 अपॉन M किसका हो जाएगा HE। यहां पर रखें आप वैल्यू, तो R1 अपॉन R1/2 इक्वल टू रूट THE, तो T, ठीक है, तो द स्पीड ऑफ द T RMS स्पीड एट द 300, द टेम्परेचर फॉर, तो देखो तो THE आपके पास दे रखा है कितना है 300, किसके लिए कैलकुलेट करना है TSO2, मोलर मास 64, ये कितना हो गया बच्चों 4 हो गया, ओके। तो ये हो गया 2 इक्वल टू 300 इंटू 64 अपॉन TSO2 इंटू 4, ठीक है। यहां पर तो यहां पर आप रूट इस तरफ लाओगे तो 4 इक्वल टू 300 इंटू 64 अपॉन में आ गया TSO2 इंटू 4। तो ये कितना हो गया, बस अब आप TSO2 कैलकुलेट करना, तो 300 इंटू 64 अपॉन 16 जो वही आएगा 1200 केल्विन, ओके। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना था। अब यहां आ जाओ, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज वेलोसिटी एट T1 केल्विन टेम्परेचर एंड UMP एट T2 टेम्परेचर ऑफ CO2 गैस इज इतना।
तो T1 और T2 क्या होगा? तो देखो पहले तो आप ऐसा लिखेंगे U एवरेज, फॉर्मूला क्या होता है 8, ठीक है, RT अपॉन पाई m। ओके, UMP कितना होता है? देखो सॉरी MP दे रखा है ना कि UMP, हाँ, तो ये होता है हमारे पास 2RT अपॉन m। वो ये कह रहा है देखो दोनों स्पीड एक सी है, मींस हम यहां पर कहें कि U एवरेज इक्वल टू UMP, क्योंकि दोनों की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁴। अब यहां U एवरेज 8, यहां पर आप फॉर्मूला लगाएं तो ये है T1, ठीक है, कि U एवरेज इज T1 और ये है U T2। तो आप यहां लिखेंगे 8R T1 अपॉन पाई m इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 2R T2 अपॉन m। तो T1 अपॉन T2 का रेशियो सॉल्व करो पहले, ये क्या आ रहा है, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे T1 अपॉन T2 तो ये आ रहा है π/4। ओके, अब हमें क्या करना है, किसी एक फॉर्मूले का यूज करके T1 या T2 कैलकुलेट करना है। तो देखो आप ऐसा ले लें 2R T2 अपॉन m इक्वल टू 9 × 10⁴। ओके, ये है किसके लिए? CO2 के लिए। तो आप देखिए 2 × 8.314 × 10⁻, स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो 7 × T2 अपॉन किसका है ये CO2, तो यहां आ जाएगा 44 इक्वल टू 9 × 10⁴। तो यहां पर आप T2 सॉल्व कर लो। यहां पर जो T2 सॉल्व करने पर आ रहा है 2143, क्या आ रहा है 2143.6 क्या है। बस जब आपका T1 निकलाया तो सर T2 निकलाया तो T1 इससे कैलकुलेट कर, समझ गए ना। तो इस तरह से 416 और T1 आ रहा है 2143.3। ओके, यहाँ है 0.3 और T2 अगर हम ये है हमारे पास, तो T1 जो है अगर आप इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे इस इक्वेशन में तो ये आ रहा है 1684.0 केल्विन। इस तरह से दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो यहां तक समझ गए। अब देखो बच्चों, अभी तक आपने जो इक्वेशंस पढ़े आइडियल गैसेस के लिए, या हम कहें कि जो गैसियस लॉज देखे, इसके अलावा काइनेटिक गैस थ्योरी देखी, इनके बेस पर अगर हम गैसेस को देखें तो 2 टाइप्स की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो होती हैं आइडियल गैसेस और एक होती हैं रियल गैसेस। ओके, अब इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। पहला ये है कि जो आइडियल गैसेस हैं ये क्या करती हैं, ऑलवेज ऑल लॉज ऑफ गैसेस अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जो ये गैसेस होती हैं दे आर, ठीक है, दे ऑलवेज या दे सॉरी इट ऑलवेज गैस लॉ, मतलब कोई आइडियल गैस लें तो ये टेम्परेचर और प्रेशर की हर एक कंडीशन में किसको फॉलो करती है, गैस लॉज को, मींस वाइल्स लॉ, चॉल्स लॉ, जो भी आपने अभी देखे। जबकि रियल गैसेस जो हैं या कहें कि नॉन आइडियल जो गैसेस हैं, ये ऐसी गैसेस हैं जो केवल ऑलवेज जो गैसियस लॉज हैं उनको लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ठीक है, किस पर, कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही फॉलो करेंगी। अगर हम उल्टा कर दें कि लो की जगह हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, तो ये डेविएशन शो करती है। तो फिर से देखें, आइडियल गैस वो है जो कि गैस लॉ को फॉलो करे हर एक कंडीशन में, चाहे लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, किसी भी कंडीशन। नॉन आइडियल गैस वो है जो फॉलो करती है केवल लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, लेकिन इसके उल्टा कंडीशन में फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट है कि आपने देखा था अभी काइनेटिक गैस थ्योरी में कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल is negligible as compared to occupied volume of gases, कि जो हमारे गैसेस हैं मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक्चुअल वॉल्यूम गैस के ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 0 होता है या नेग्लिजिबल होता है, जबकि इनमें ऐसा नहीं होगा। कोई भी दुनिया की गैस ऐसी नहीं है जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो। अगर उनके इकट्ठे कर दिए जाए मॉलिक्यूल तो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, क्योंकि वो मैटर है। The force of attraction repulsion among the molecule are
negligible। ये हम जानते हैं कि काइनेटिक गैस थ्योरी ये कहती है कि मॉलिक्यूल काफी डिस्टेंस में होते हैं और उनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन है ना रिपल्सन, किनमें आइडियल गैस, बट नॉट आइडियल। जो आइडियल गैसेस हैं उनमें ऐसा नहीं होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन जब वो एक दूसरे के पास आते हैं, समझ गए ना, एक डिस्टेंस फिक्स होती है। ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं और ये वंडर वाल इक्वेशन, जो हमारा वंडर वाल्स इक्वेशन अभी हम देखेंगे आगे डेरिवेशन, उसको फॉलो करते हैं। जब हम आइडियल गैसेस को लें, उनके बीच में कोई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है, तो उनका एडियाबैटिक एक्सपांशन कराएं चाहे कंप्रेशन कराएं, मींस एडियाबैटिक कोई भी प्रोसेस है, समझ गए बच्चों, चाहे वो एक्सपांशन की हो चाहे कंप्रेशन की हो, किसी भी प्रकार का कोई इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं आएगा, मींस डेल्टा ई जीरो होगा। समझ गए ना कि इनका कोई इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन नहीं है, बट ऐसा इनमें नहीं होगा, इनमें इंटरनल एनर्जी चेंज आता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, उनके बीच में रिपल्सन होता है, तो इस तरह से एनर्जी चेंज आएगा। आपने देखा होगा कि जो आइडियल गैस है, अगर हमने देखा था चार्ल्स लॉ में कि अगर आइडियल गैसेस है उनका टेम्परेचर लगातार डाउन करते जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, और किस टेम्परेचर पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, 0 केल्विन पर। लेकिन नॉन आइडियल गैसों में ऐसा नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल एक लिमिट तक ही पास आएंगे, उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, फिर वॉल्यूम कंप्रेसिबल नहीं होगा, मींस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और ये इस तरह की आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, ये केवल हाइपोथेटिकल गैसेस हैं, ये वैज्ञानिकों की सोच की गैसेस हैं। और ये तो रियल गैसेस हैं जो हम देखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या जो भी एयर में गैसेस हैं, वो सब इसी तरह की नॉन आइडियल गैसेस होती हैं। तो इस तरह से आपने देखा गैसियस लॉ के बेस पर कि ये जो है गैसेस हाइपोथेटिकल हो सकती हैं, रियल हो सकती है। तो वो गैसेस जो वंडर वाल्स लॉ को फॉलो करें वो नॉन आइडियल है, जो गैसियस लॉ को फॉलो करें सीधा है वो आइडियल गैसेस है। तो यहां तक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर फॉर रियल गैसेस, वंडर वाल इक्वेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वंडर वाल इक्वेशन इन डिफरेंट कंडीशंस, क्रिटिकल फिनोमिना। ओके, इसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।